हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने फार्माकोग्नोसी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है हमारा चैप्टर नंबर 9। आज हमें बात करनी है कुछ हर्ब से रिलेटेड, जिसमें हमें बात करनी है इंट्रोडक्शन एंड थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। सबसे पहले हमें बात करनी है न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक के बारे में, डाइटरी फाइबर्स के बारे में, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में, स्पिरुलिना के बारे में बात करनी है, कैराटिनॉइड के बारे में बात करनी है, सोया एंड गार्लिक के बारे में बात करनी है। तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट नोट कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वहां पे आप क्लिक करके सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हर्ब्स के बारे में। ये हर्ब्स एज हेल्थ फूड है क्या? ठीक है, तो हेल्थ फूड मतलब जो ऐसा फूड जो क्या कर दे, हेल्थ को इम्प्रूव कर दे, वो हेल्थ फूड है। और हर्ब्स यानी कि जिनमें वुडी पार्ट नहीं होता, यानी कि जिसमें लकड़ी वाला पार्ट नहीं होता, हर्ब्स होती हैं। जैसे कि धनिया, धनिया आपने देखा होगा कि घरों में यूज होता है। ठीक है, तो वो उस टाइप की हर्ब्स के बारे में बात करना है। आज हमें बात करनी है हर्ब्स, ऐसी कौन कौन सी हर्ब्स होती है जो फूड में, हेल्थ फूड में यूज होती है, यानी कि हेल्दी फूड में हम इनको यूज करते हैं और हेल्थ को प्रमोट करती है। तो सबसे पहले इसमें आता है न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? न्यूट्रा प्लस फार्मास्यूटिकल। ठीक है, न्यूट्रा का मतलब यहाँ पे क्या है? दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूट्रा और स्यूटिकल। न्यूट्रा का मतलब यहाँ पे क्या है? न्यूट्रिशन। और स्यूटिकल्स का मतलब यानी कि फार्मास्यूटिकल्स का मतलब ऐसा पर्टिकुलर ड्रग या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या करे, हेल्थ को प्रमोट करे, बीमारी से बचाए। फार्मास्यूटिकल्स है ना, हमने फार्मास्यूटिकल्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो फार्मास्यूटिकल्स मतलब क्या होता है? जो हमारी हेल्थ को प्रमोट करे, डिजीज से हमें बचाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है, ऐसा कौन सा फूड है जो हम घर में बीमारी से बचने के लिए यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, तो हमारे घर में हम जो खाना खाते हैं उसमें काफी सारे न्यूट्रिशन होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई जो हमारा फूड है वो कैसे हमारी हेल्थ को किसी भी डिजीज से प्रिवेंट करता है। उसको हम बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, यानी कि हम किसी भी बीमारी का इलाज अपने फूड से अगर करते हैं तो उस टर्म को हम बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स इज डिफाइंड एज ए सबस्टेंस विच कैन बी कंसिडर ए फूड और इट्स पार्ट विच इन एडिशनल टू इट्स नॉर्मल न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स। यानी कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं वो एक ऐसा सबस्टेंस होता है जिसमें क्या होता है, कोई फूड या फिर उसका कोई ऐसा पार्ट फूड का, ठीक है, जो क्या करे, जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए और हमें हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए। डेट मीन्स वो क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल। जैसे कि इंक्लूडिंग प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, यानी कि हमें किसी डिजीज से बचाए और हमारी हेल्थ को क्या करे? प्रमोट करे। तो इस टाइप के पार्ट्स को या इस टाइप के फूड को हम किस में कंसीडर करते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल में कंसीडर करते हैं। थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात की जाए तो इनका जो यूज होता है वो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इनका जो यूज होता है वो क्रोनिक डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए होता है, क्रोनिक डिजीज से बचने के लिए किया जाता है। कहीं ना कहीं ये लाइफ का जो एक्सपेंडिंग एरिया है उनको कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देती है। ठीक है, लाइफ को कहीं ना कहीं हेल्दी कर देती है, कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देती है एक्सपेंडेंसी को। ठीक है, और ये क्या करता है? जो भी हमारे बॉडी के फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वैसे तो हमारी बॉडी खुद भी एनर्जी बनाती है एटीपी की हेल्प से, लेकिन हम बाहर से भी क्या करते हैं? हम ऐसा फूड सोर्स यूज करते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे क्या हो गया, हम ऐसे फूड्स खाते हैं जिसमें विटामिन हो, ऐसे फल फ्रूट्स खाते हैं जिसमें विटामिन हो। ठीक है, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो। ठीक है, तो ये क्या है? सब न्यूट्रास्यूटिकल्स में आते हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। The major disease for the preparation and treatment whereof nutraceutical have been
एसोसिएटेड आर हार्ट डिजीज, कैंसर, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। यानी कि ऐसी मेजर डिजीज, बहुत बड़ी डिजीज जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स की हेल्प से ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सी मेजर डिजीज हो सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। तो अगर इस टाइप के जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें कोई हम ऐसा सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा फूड का पार्ट यूज कर रहे हैं जो इन बीमारी को ठीक कर सके, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। या फिर ऐसी हर्ब्स जो हम इनमें यूज करते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गया, कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो इस टाइप की कंडीशंस को ठीक करने के लिए हम न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने जितनी भी बात की थी, अभी तक हमने फार्मास्यूटिकल्स की बात कर ली है, आयुर्वेदा की बात कर लिया कि भाई आयुर्वेदा कैसे बीमारी को ठीक करता है। अब हम बात करने वाले थे न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, यानी कि हर्ब्स कैसे हमारी हेल्दी शरीर के लिए कैसे हमारा जरूरी है। ठीक है, तो हर्ब्स भी क्या करते हैं, हर्ब्स से भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत मेजर से मेजर डिजीज को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए तो काफी सारे ऐसे पर्टिकुलर जूस होते हैं जो हम बहुत सारी बीमारी में यूज करते हैं, जैसे करेले का जूस हम यूज करते हैं। तो हमें बात करनी है कि जो फूड हम नॉर्मल उसमें खाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे हमारी डिजीज के लिए यूजफुल हो सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है। जब आप अपने घर से ही क्या जो भी फूड रेमेडीज आप यूज करते हो तो वो कैसे आपकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं, उसका मतलब क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। सेकेंड हमारा आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, जो ऑक्सीडेंट के अपोजिट काम करे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ऑक्सीडेंट होते क्या हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन से जो क्या करेगी, जो फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करती है, और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारी सेल को डेथ करते हैं। ठीक है, सेल को हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, फ्री रेडिकल्स उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट वो केमिकल रिएक्शन है जो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स हमारी सेल के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं, हमारी सेल को डेथ करते हैं। इसीलिए उनसे बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। एंटी का मतलब अपोजिट। ठीक है, जो क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेंट है यानी कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा था उसके अपोजिट काम करेंगे। ठीक है, फ्री रेडिकल्स को बाइंड नहीं होने देंगे और सेल को डेथ नहीं होने देंगे। ठीक है, अब फ्री रेडिकल्स के बहुत सारे मतलब पर्टिकुलर टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल्स में आपका सिंगल ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी हो सकता है, सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो सकता है। तो ये क्या है, हर पर्टिकुलर ऑक्सीडेंट के टाइप्स हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा एक सिंबल होता है फ्री रेडिकल्स का जिसमें हमारा कोई भी चार्ज नहीं रहता है पर्टिकुलर कंपाउंड पे, उसमें क्या रहता है, सिर्फ एक स्टार टाइप बना रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल्स होता है। अब हम बात करते हैं कि भाई फ्री रेडिकल्स कैसे जो हमारी सेल्स है उसको डैमेज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ऑक्सीडेशन में, ये हमारी सेल को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस कैसे देंगे, सेल पे ये फ्री रेडिकल्स जो है अटैक कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो सेल है वो स्ट्रेस हो जाती है, और स्ट्रेस होने के बाद फिर वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अपोजिट काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हम तब यूज करते हैं जब हम सेल को बचाने की कोशिश करते हैं फ्री रेडिकल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आर दोज विच कंटेन विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन ए। ठीक है, इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ई होता है, सी होता है, ए होता है एंड बीटा कैरोटीन।
बीटा कैरोटीन भी प्रेजेंट रहता है। दे आर प्रेजेंट इन सम फिक्स्ड ऑयल, ये फिक्स्ड ऑयल में भी रहते हैं, फ्रूट्स में भी रहते हैं, वेजिटेबल्स में भी रहते हैं और फिशेज में भी रहते हैं। आपने देखा होगा एंटीऑक्सीडेंट जनरली कॉस्मेटिक में भी यूज होते हैं स्किन के लिए, स्किन पे जो रिंकल्स होते हैं उनसे बचाने के लिए, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन सच फूड आर दोज कंपाउंड विच आइदर प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। जो मैं आपको अभी बता भी चुकी हूँ कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो उन फूड्स में प्रेजेंट रहते हैं जिसमें हमें क्या करना है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन से बचाना है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को अगर हमें फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से बचाना है तब हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। द बॉडी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट द ऑक्सीडेटिव डैमेज कंसिस्ट ऑफ एंजाइम। अब कैसे होता है, हमारी बॉडी भी इसके लिए डिफेंस करती है, ऐसा नहीं है कि हम बाहर से यूज कर सकते हैं, हमारी बॉडी के पास भी एक पर्टिकुलर ऐसा डिफेंस सिस्टम रहता है जो ऑक्सीडेटिव डैमेज से हम के अगेंस्ट हमें बचाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जैसे कि सुपर ऑक्साइड, ठीक है, और डिसम्यूटेज और ग्लूटाथायोन परऑक्साइड कैटालेज। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो ऑक्सीडेटिव होते हैं यानी कि जो हमारे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये काम करते हैं, ठीक है। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जैसे कि ग्लूटाथायोन हो गया, एस्कॉर्बेट हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या काम करते हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऑफ ऑक्सीडेशन आर कंपाउंड विच रिलेट एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन एंड इन जनरल प्रोलोंग द लाइफ ऑफ ऑक्सीडाइजेबल मैटर। यानी कि सेम वही प्रोसेस इसमें है कि भाई एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो ऑक्सीडेंट के ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम करते हैं और ऑक्सीडेशन से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात करें तो इनका जो यूज होता है वो स्ट्रोक में यूज होता है, स्ट्रोक को ठीक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जितने भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो कैंसर की थेरेपी में यूज किए जाते हैं। उसके बाद ये हार्ट डिजीज, कैंसर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो विद और विदाउट फूड इम्प्रूव, यानी कि फूड के साथ या बिना फूड के भी जो जितने भी हमारे इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स होते हैं उनको बैलेंस करके रखता है और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मेनली ये हमारे बॉडी में जो हमारे मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। उसके बाद जो प्रोबायोटिक्स होते हैं जैसे कि बिफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस स्पीसीज होती हैं, ठीक है, इनमें, और जैसे कि एल एसिडोफेलस, ठीक है, ये प्रोबायोटिक्स है। थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसका यूज डायरिया में, कोलोन कैंसर में, एलर्जी में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में किया जाता है। यानी कि ये वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के में माइक्रोब्स को बैलेंस करके रखते हैं, प्लस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को और फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करता है तो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या होते थे, आपको पता है कि हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते थे जो क्या करते थे, बॉडी में की ग्रोथ में हेल्प करते थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते थे। अब इन प्रोबायोटिक्स को भी क्या चाहिए, इनको भी जैसे प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, प्रीबायोटिक्स चाहिए। अब आप सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो आप बोल सकते हैं कि भाई जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उनके खाने के लिए यानी कि उनको भी सरवाइव करने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स चाहिए और प्रीबायोटिक्स उनके लिए क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है। यानी कि जैसे प्रोबायोटिक्स को खाने के लिए क्या चाहिए, प्रीबायोटिक्स चाहिए, और प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से इनका क्या है, कॉम्पोनेंट्स है, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन रखते हैं। यानी कि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं ह्यूमन बीइंग की। लेकिन प्रोबायोटिक्स को भी सरवाइव करने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स चाहिए, फूड चाहिए। तो वो फूड क्या है इनका, प्रीबायोटिक्स इनका फूड है।
दे आर द न्यूट्रोस्यूटिकल्स विच प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्रोबायोटिक्स। ये क्या होते हैं? न्यूट्रोस्यूटिकल्स होते हैं। जैसे ह्यूमन को भी न्यूट्रिशन चाहिए, वैसे प्रोबायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमन की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, उनको भी खाने के लिए, उनको भी ग्रोथ करने के लिए प्रोबायोटिक्स चाहिए। The probiotics microorganisms have to survive the digestive enzyme and acid in the upper guts। यानी कि जो प्रोबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम और जो हमारे अपर गट में एसिड रहता है उससे ये बच के रहते हैं। ठीक है, यानी कि क्योंकि एसिड होगा तो डेफिनेटली सी बात है उसको जला देगा। उसी के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं यानी कि जो प्रीबायोटिक्स होते हैं वो वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे कि उनको वो उस एसिड से वो बचा सके। अब प्रीबायोटिक्स आर द फूड सबस्टेंस विच रीच टू कोलोन इन इंटैक्ट फ्रॉम विदाउट गेटिंग डिप्लीट बाय गैस्ट्रिक पीएच एंड डाइजेस्टिव एसिड। उसके बाद ये जो प्रीबायोटिक्स होते हैं, जो हम न्यूट्रास्यूटिकल्स इनको बोला है, तो ये क्या होते हैं? एक फूड सबस्टेंस होते हैं जो मेनली कहाँ पे? कोलोन में पहुंचते हैं, और कोलोन में पहुंचने के बाद फिर ये किसके पास पहुंचते हैं? प्रोबायोटिक्स के पास पहुंचते हैं विदाउट एनी गैस्ट्रिक पीएच और डाइजेस्टिव एसिड के इंटरेक्ट में। ठीक है, इनसे कोई भी इनका इंटरेक्ट नहीं होगा। प्रीबायोटिक्स वाज डिस्क्राइब एज नॉन डाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट्स। ये क्या होते हैं? नॉन डाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि मतलब ये डाइजेस्ट नहीं होंगे। बेनिफिशियली अफेक्ट द होस्ट। होस्ट क्या है? ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनको ग्रोथ कराने में, उनकी एक्टिविटी को प्रमोट करने में, और ए लिमिट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द कोलोन एंड दस इम्प्रूव होस्ट हेल्थ। और उसके बाद ये क्या करते हैं? होस्ट हेल्थ। होस्ट कौन है यहाँ पे? ह्यूमन बीइंग है। क्यों है? क्योंकि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? ह्यूमन बीइंग्स में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो मेनली ये क्या है? होस्ट हुआ। तो ये क्या करते हैं? होस्ट है की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, कोलोन में ये क्या रहते हैं? बैक्टीरिया ये प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी एक्टिविटी की वजह से और जिनकी ग्रोथ की वजह से कहीं ना कहीं होस्ट हेल्थ को इम्प्रूवमेंट मिलता है। नेक्स्ट इसमें आता है थेरेपेटिक एप्लीकेशन। थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात की जाए तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं प्रोबायोटिक्स के, क्योंकि प्रीबायोटिक्स तो क्या है? प्रीबायोटिक्स तो प्रोबायोटिक्स को प्रमोट करने के लिए, ग्रोथ को बनाए रखने के लिए क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स है। तो मेनली यहाँ पे जैसे अनबैलेंस हो जाता है, जीआईटी माइक्रो बायोटा जो होता है वो हमारा अनबैलेंस हो जाता है, तो उसमें भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में ये हेल्प करता है, क्रॉनिक हो चाहे एक्यूट हो। उसके बाद जितने भी हमारे जीआईटी से रिलेटेड जितना भी इन्फ्लामेशन होता है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, जिसमें हमारा वाटरी या फिर ब्लड डायरिया हमें शो होता है, इंड्यूस होता है, एब्डोमिनल पेन इंड्यूस होता है जीआईटी में। जब भी हमारा इन्फ्लेमेशन होता है तो कुछ इस टाइप के सिम्टम्स हमें शो होते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम में हेल्प करता है। हेलिकोबैक्टर पायरोली इन्फेक्शन में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें आता है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? तो ये नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं। नॉन डाइजेस्टेबल का मतलब ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कहाँ पे मिलते हैं? प्लांट सेल वॉल में ये हमें मिलते हैं। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट कुछ ऐसे डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं जो कोलोन में डाइजेस्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब इसमें क्या, कहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं? ये फ्रूट्स में आपको मिल सकते हैं, वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में आपको मिल सकते हैं, और लेग्यूमिन्स में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, दिस फाइबर्स विच वी ईट आर कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स। और ऐसे फाइबर्स जो हम खाने में यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें मेनली सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, और इसका जो यूज होता है वो थेरेपेटिक अगर यूज की बात करें तो स्ट्रोक में, कोरोनरी हार्ट डिजीज में, डायबिटीज जैसी बीमारियों में हम इसको यूज कर सकते हैं। प्लस इसमें क्या है कि अगर हम हाईली इंटेक करते हैं डाइटरी फाइबर्स को तो कहीं ना कहीं हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंप्रूव होता है, इम्यून सिस्टम हमारा इंप्रूव होता है। तो ये इसका क्या है? थेरेपेटिक है। उसके बाद टाइप्स की बात की जाए तो दो टाइप से हमारे डाइटरी फाइबर्स रहते हैं, एक होते हैं सॉल्युबल, एक होता है हमारा इनसॉल्युबल। सॉल्युबल जो होते हैं वो वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होते हैं और ये जेल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वाटर में। ठीक है, और उसके बाद ये अगर हम इनको इनटेक करते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू पास हो जाते हैं।
ठीक है, यही है सेम हमारा नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोलोन में डाइजेस्ट होते हैं। तो ये यहाँ पे यही है, ठीक है, कि भाई डाइजेस्टिव अगर हम इनको लार्जली जो भी हमारे इंसॉल्युबल होते हैं डाइटरी फाइबर्स, अगर हम उनको खाते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू पास हो जाते हैं। उसके बाद सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स और इनसॉल्युबल के यहाँ पे कुछ सोर्स दिए हुए हैं टेबल में। जैसे कि सॉल्युबल की अगर बात करूँ तो ओटमील, नट्स, सीड्स, एप्पल, पियर्स, ये हमारे क्या है, सॉल्युबल है, यानी कि ये हमारा क्या है, वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होते हैं और जेल फॉर्म में हमें मिलते हैं। इनसॉल्युबल की अगर बात की जाए, जो हम खा सकते हैं, ठीक है, बट वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास हो जाएंगे और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि होल व्हीट हो गया और कैरेट्स हो गया, क्यूकुम्बर का मतलब क्या होता है, खीरा, ठीक है, बार्ले का मतलब जौ, उसके बाद ब्राउन राइस। तो ये हमारे क्या है, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स के सोर्स हैं। रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो कितना रिक्वायरमेंट हमें होती है, तो अगर अडल्ट में देखा जाए तो 30 ग्राम पर डे हमें इसको डाइटरी फाइबर्स को यूज करना चाहिए। अगर चिल्ड्रंस की बात करें, चाइल्ड की बात करें, तो 5 ग्राम पर डे हमें इसमें यूज करना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट डोज है। थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसी पर्टिकुलर डिजीज होती हैं जिसमें हम इनको यूज कर सकते हैं डाइटरी फाइबर्स को, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, हार्ट डिजीज, और हम इसमें स्ट्रोक में हम इसको यूज कर सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में हम यूज कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में यूज कर सकते हैं। उसके बाद फाइबर्स को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे सेवरल कॉमन डिसऑर्डर देखे गए थे नॉर्थ अमेरिका में, जो मेनली किसके लिए हुआ था, डाइटरी फाइबर्स के लो इनटेक के लिए हुआ था, यानी कि डाइटरी फाइबर्स को कम खाने की वजह से नॉर्थ अमेरिका में कुछ ऐसे डिसऑर्डर देखे गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। हम इसको एज ए डाइटरी फाइबर्स हम यूज कर सकते हैं और हमें जितनी भी डेली रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया था कि भाई नॉर्थ अमेरिका में कुछ ऐसे डिसऑर्डर कॉज हुए थे जिनका कारण डाइटरी फाइबर्स को कम लेना था, यानी कि कम इनटेक करना था, लो इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर्स। तो कॉमन जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो हमें फुलफिल करनी है। नेक्स्ट हमारा आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। पॉली अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है, पॉली का मतलब बहुत सारे और अनसेचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कार्बन चेन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो जिन कार्बन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड, और ये बहुत सारे होते हैं तो ये इनको बोला गया पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये कहाँ पे मिलते हैं, ये मिलते हैं कॉल्ड वाटर, जो कॉल्ड वाटर में जो फिश रहती है, जैसे कि कोड, सैल्मन, टूना, ठीक है, और ब्लू फिश, मार्क, केवल फिश, इन सब में ये हमें मिलते हैं। मेनली होता है क्या है कि जो वो फूड खाते हैं उनसे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो उनके टिश्यूज में स्टोर हो जाता है, और वही हम फिर किल करके उनके टिश्यू को निकाल के फिर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को रिलीज करते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है। उसके बाद these are also reported in cold weather bean oil plant। कोल्ड वेदर बीन ऑयल प्लांट से भी ये हमें मिलते हैं, जैसे कि फ्लैक्सीड हो गया, कैनोला हो गया, वॉलनट हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, और फ्रेशली ग्राउंड व्हीट जर्म्स हो गए। तो ये हमें यहाँ से भी हम इनको फाउंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ये जो होते हैं, जो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो मेनली हमारी बॉडी में एंजाइम सिंथेसाइज नहीं कर पाते, इनको हमें बाहर से डिराइव करना पड़ता है, इसीलिए इनको इसेंशियल फैटी एसिड भी बोला गया है। इसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल तो है, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं करेगी, हमें बाहर से उनको लेना है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन की बात की जाए तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो मेनली जितने भी हमारी स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन को सप्रेस करने में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद एलडीएल क्या है, लो डेंसिटी लिपिड, और वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स लेवल को रिड्यूस करती है, रिडक्शन करती है, और कहीं ना कहीं जब हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है उसको भी ये डिक्रीज करती है। उसके बाद ये हमारा इंक्रीज इन एचडीएल क्या है, हाई डेंसिटी लिपिड्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है, अच्छा होता है,
उसको लेवल को ये इंक्रीज करती है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट है जो मेनली फ्रेश वाटर से ग्रो किया जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पे पानी भर जाता है वहां पे ग्रीन ग्रीन काई लग जाती है, उसी टाइप का ये कुछ प्लांट रहता है। ठीक है, मेनली इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड सोर्स रहता है फूड का, जिसमें जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गए, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट रहते हैं, प्रोबायोटिक्स रहते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स रहते हैं, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंस है वो सब इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और ये हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल रहता है। ठीक है, मेनली होता क्या है कि जो भी प्लांट रहता है उसको कल्टीवेट करने के बाद उसको फिर कलेक्ट करने के बाद उसको पाउडर में कन्वर्ट करके और उसका टैबलेट आता है। ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में ये मिलता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि ब्लू ग्रीन काई के टाइप का होता है। प्लांट का नाम है स्पाइरुलिना प्लैंटेनिस और स्पाइरुलिना मैक्सिमा। फैमिली की बात की जाए तो इसकी फैमिली है ओसिलेरोटोरिएसी, इसकी फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो इम्यूनोस्टिमुलेंट एक्टिविटीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद ये बोन मैरो स्टेम सेल्स की एक्टिविटी और प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। मैक्रोफेजेस की, टी सेल्स की, स्प्लीन की, थाइमस ग्लैंड की एक्टिविटी यानी कि फंक्शन को ये बढ़ाने में हेल्प करता है। इन विट्रो अगर स्टडी में देखा जाए तो जो स्पाइरुलिना है वो क्या करता है, जितने भी हमारे सेल न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उसकी एक्टिविटी को इनहेंस करता है, डीएनए को रिपेयर करता है। उसके बाद इसका जो पर्टिकुलर यूज होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, तो बहुत यूजफुल है ये हमारे लिए। थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस की बात की जाए तो मेनली ये सिंपल और फास्ट ग्रो प्लांट रहता है, मतलब इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत जल्दी होता है, फास्ट होता है। ठीक है, इसके बाद इसको कल्टीवेट हम कर सकते हैं, वेस्ट वाटर से भी हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद जो स्पाइरुलिना ग्रो करता है वो स्वेग वाटर में भी ये ग्रो कर सकता है, और जो कहीं ना कहीं बेस्ट मटेरियल रहता है बायोडिग्रेडेशन के लिए। नेक्स्ट इसमें है हमारा सोया या फिर सोयाबीन। सोयाबीन कहाँ से मिलता है हमें, तो ये फुल्ली मेच्योर ड्राई सीड होता है प्लांट का नाम है ग्लाइसिन सोजा और ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, ये क्या रहता है, ड्राई सीड से ये हमें मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। फैमिली की बात की जाए लेग्यूमिनेसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल रोल, इसमें सैचुरेटेड फैट जो रहता है वो कम रहता है, और जो जितने भी हमारे प्लांट रहते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है उनका ये रेयर सोर्स है। उसके बाद इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बट ये ब्लड में मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है। थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन की बात की जाए तो जो जितने भी हमारे डाइटरी फाइबर्स रहते हैं उनमें सोयाबीन जो रहता है हाई क्वांटिटी में रहता है, और आपको पता होगा कि डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे टोटल बॉडी फंक्शंस के लिए इसेंशियल होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में वाइटल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सोयाबीन जो रहता है ये वाइटल कंपोनेंट्स रहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, यानी कि जितना भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके फंक्शंस के लिए ये वाइटल कंपोनेंट्स है। ऐसी वुमेन्स जो मेनोपेज पीरियड पे पहुंचती हैं तो आपको पता होगा कि एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ड्रॉप लेवल से डिक्रीज होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। उसके बाद सोयाबीन जो रहता है गुड सोर्स है हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट का। अनसैचुरेटेड फैट का हेल्दी सोर्स है जिसमें हमारा 2 ग्राम मूफा क्या है, M4 मोनो। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और 5.06 ग्राम इसमें क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। दैट कैन हेल्प यू और लोअर कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, जो क्या करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आता है गार्लिक। गार्लिक को हम हिंदी में लहसुन कहते हैं, सब लोग जानते होंगे। हर फैमिली में हर घर में ये यूज होता है और इसके बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, और इसको हम एलियम और स्टैटिवम भी बोल सकते हैं। फैमिली है इसकी लिलियेसिस की फैमिली है। मेनली ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपना फूड बनाने में इसको यूज करते हैं, और ये प्राचीन काल से मतलब चलता आ रहा है, इसका यूज हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही कर रहे हैं।
ठीक है। इसका जो पर्टिकुलर यूज होता है वो फूड और मेडिसिन में बनाने में होता है और किसी भी क्लाइमेट में हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि भाई गर्मियों में नहीं खाना है, सर्दियों में नहीं खाना है, हम इसको किसी भी क्लाइमेट में यूज कर सकते हैं। इसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, फॉस्फोरस रहता है, पोटेशियम रहता है, कैल्शियम रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसको हम डाइजेशन में भी यूज करते हैं। ठीक है। थेरेपेटिक एप्लीकेशंस की बात की जाए तो मेनली इट रिड्यूस सीरम लिपिड लेवल बिकॉज इट कोज, यानी कि ये क्या करता है, लिपिड सीरम के लेवल को रिड्यूस करता है। ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, रिडक्शन और इनिबिशन ऑफ लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, फैट के फॉर्मेशन को या फिर सिंथेसिस को रिड्यूस करता है या फिर इनिबिट करता है। इनहेंसिंग ब्रेकडाउन एंड एक्सक्रीशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के ब्रेकडाउन को इनहेंस करता है, एक्सक्रीशन को ये इनहेंस करता है। उसके बाद गार्लिक जो है एंटीबायोटिक्स एक्टिविटी भी शो करता है, तो इसको हम मायोकार्डियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के उसमें अगेंस्ट में हम इसको काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या रहते हैं, एंटीबायोटिक एक्टिविटी रहती है। गार्लिक इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एमोबिक डायसेंट्री एंड पैरासाइट्स, यानी कि हम इसको एमोबिक डायसेंट्री के ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। पैरासाइट्स जैसे कि टैपवॉर्म या फिर हुकवॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट। लास्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल विद सुटेबल क्लासिफिकेशन, डिस्कस रोल ऑफ हर्ब्स इन न्यूट्रास्यूटिकल्स। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस रोल ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एंटीऑक्सीडेंट इन न्यूट्रास्यूटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डाइटरी फाइबर। सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, जिसमें हमें बात करना है हर्बल कॉस्मेटिक सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, lavender oil, olive oil, rosemary oil, sandalwood oil, pharmacognosy. Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.